दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की और बिहार चुनाव पे खास विश्लेषण के लिए, क्योंकि बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और पटना से वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। बिहार की राजनीति को काफी बारीकी से, काफी करीबी से जांचते हैं, परखते हैं, समझते हैं। शैलेंद्र भाई, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शैलेंद्र भाई, जिस तरीके से बिहार का चुनाव इस बार जो है वो पहले के चुनावों से काफी अलग बताया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी यहाँ पर लालू प्रसाद की कमी खल रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल सहल जी, सबसे पहले तो इस चर्चा के लिए आप हमको आमंत्रित किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार की राजनीति की बात करें तो जाहिर सी बात है, बिहार की राजनीति हो और लालू प्रसाद का जिक्र ना हो तो वो अधूरा होगा। लालू प्रसाद की इस बार चुनाव में कमियां तो खल रही है और वो उनके पुत्र जो उनके राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं, तेजस्वी यादव। बात करें बिहार की राजनीति को तो कुरैश जी देखिएगा कि ये एक महीने के अंदर बिहार की राजनीति में कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, कई विरोधी साथ हो चुके हैं, तो कई साथी जो है विरोध में खड़े हैं। तो ऐसे में हर राजनीतिक पार्टियों के लिए ये चुनाव अपने आप में एक चुनौती है और साथ ही साथ जनता के बीच किस तरीके से अपने आप को वो प्रस्तुत करे, कैसे जनता का जो है वोट इकट्ठा करे, विश्वास है, ये बड़ी चुनौती है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है और जो वर्तमान नीतीश की सरकार है, नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला और इसका जो है खामियाजा जो है उनके विधायक और मंत्री को भुगतना पड़ रहा है और कई जगहों पर शैलेंद्र भाई, ये हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार के विरोध की बड़ी वजह क्या है? क्या यही वजह है कि लॉकडाउन में जिस तरीके से जो बिहार के जो लोग थे, प्रवासी मजदूर जो थे, क्या वो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर बनकर उभरेंगे, ऐसा लग रहा है? सहल जी देखिए, एक प्रवासी मजदूर का तो मसला है ही साथ जो आप कोविड की हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे देश प्रदेश का पूरा दुनिया जिससे इसे जूझ रहा है, और दूसरी तरफ उत्तर बिहार में जो है बाढ़ का जो प्रकोप है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का जो कोरोना की बात पहले कर लेते हैं, कोविड का जो बात कर लेते हैं, उसके बाद जो आर्थिक स्थिति खराब हुई और उसको जो है मैनेज करने में, चाहे लोगों तक राहत बेहतर तरीके से पहुंचाने में वर्तमान जो बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो नाकामयाब रही। और इसके साथ ही उनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, चाहे वो एनडीए के, जदयू के नहीं, जो उसमें शामिल है एनडीए के जितने भी हैं, वो लोग अपने क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच विश्वास नहीं जता पाए, भरोसा नहीं जता पाए और मदद नहीं कर पाए। इसका खामियाजा ये हो रहा है सहल जी कि लगातार जब भी ये नेता जा रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो वहां पर जनता विरोध कर रही है और जनता जो है यहाँ पे नौबत ये आ गई है कि नीतीश कुमार के नाराजगी का जो है खामियाजा विधायकों और मंत्रियों को भुगतना पड़ रहा है। सहल जी, जिस तरीके से चिराग पासवान एक अलग ही राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी भले उन पर हमलावर हो रही है, लेकिन वो शुरू से कह रहे हैं कि मैं तो नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। जो पहला चरण आज हुआ 71 सीटों पर जो वोटिंग हुई आज, उसका क्या आपने जो बारीकी से करीबी से जो देखा आपने, तो उस वोटिंग से क्या कुछ लग रहा है? लोगों ने किसे ज्यादा जो है वो झुकाव लोगों का लग रहा है? और बिहार के चुनाव में जो मुद्दे आपने बताए हैं, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो रोजगार का मुद्दा उठाया है, क्या जनता उन पर यकीन कर रही है? पहले चरण के 71 सीटों पर आपको क्या लगता है? देखिए, आज पहले चरण के 16 जिलों में 71 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ और ये 7 जो मंत्री हैं, जो हाई प्रोफाइल जिसको कह सकते हैं, जिसकी निगाहें 4 जदयू के मंत्री हैं और 3 बीजेपी के मंत्री हैं, उनका जो है साख दांव पर लगा हुआ है। अब वो लोग भी चुनाव मैदान में थे। रही बात जनता का रुझान का, तो शहरी क्षेत्रों में चाहे कोरोना वजह हो, चाहे नाराजगी वजह हो, लेकिन जो मतदाताओं का जो सक्रियता है वो कम देखने को मिला। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो है वहां पर जो है मतदाता काफी संख्या में मौजूद रहे, अपने मतदान का प्रयोग किए। और आपको कह सकते हैं कि जो मतदाताओं का जो टेम्परामेंट था, जो हमारी बात हुई, हमारे संवाददाताओं से बात हुई और तमाम जो बातें निष्कर्ष निकल कर आई सहल जी, उसमें ये है
कि लोग नाराज तो हैं, लेकिन जो 71 सीट पे जो आज चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है महागठबंधन की तरफ वोटिंग किए हैं, कुछ लोग जो है एनडीए की तरफ किए हैं, लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मिला जुला कर जो निष्कर्ष आया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंट जो है महागठबंधन जो है वोट के मामले में हावी हुआ है आज के मतदान में। लेकिन इस सब का पहले चरण में पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पर महागठबंधन का, ये मान सकते हैं, जो पहला चरण जो हुआ 71 सीटों पर। जी बिल्कुल, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन जिन इलाकों में चुनाव हुआ है वहां पर जो है ग्रामीण के माई समीकरण, जो महागठबंधन का जो माई समीकरण था वो देखना पड़ेगा कि वो साधने में तेजस्वी हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग जो कितना सफल हुए हैं ये तो रिजल्ट के बाद होगा। लेकिन जो अनुमान लगाया जा सकता है कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जो है महागठबंधन को पहले चरण में कुछ ज्यादा मिलता दिख रहा है। लेकिन शैलेंद्र भाई, जिस तरीके से हमेशा ये कहा जाता है कि बिहार में जब चुनाव होते हैं, बिहार की जो राजनीति होती है वो हमेशा जातियों की उधेड़बुन में जो है वो सारी लगी रहती है और उसी पर पूरा वोट होता है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने युवाओं को जो है वो आंदोलित करने की कोशिश की, रोजगार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर। तो क्या माना जाए, इस बार का बिहार का जो चुनाव है वो जात पात से उठकर जो असली मुद्दे हैं, रोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, क्या इन मुद्दों पर बात होगी? ऐसा लगता है कि इन मुद्दों पर जनता वोट करेगी बिहार की इस मर्तबा? सहल जी बिल्कुल नहीं लगता है। आप जो सवाल किए जातिगत जो वोटिंग का जो होता है जातीय का, तो कहीं ना कहीं जितना भी समीकरण बन जाए, जितना भी भाषणबाजी हो जाए, रैलियां हो जाए, लेकिन आखिर में जब मतदाता जब मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि जातीयता। वो भूल जाते हैं कि वो बेरोजगार हैं, भूखे हैं, परेशान हैं, तमाम चीजों को भूल जाते हैं। और ये बिहार के लिए जो है सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य का कारण रहा है। और यही वजह है कि बिहार आज भी कई मामलों में पिछड़ा है। और जबकि आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी में बिहार में संसाधन नहीं था, और यही वजह है कि जो लोग प्रवासी आए थे वो पुनः वापस अपने रोजी रोजगार के लिए लौट गए, और बिहार जहां था वही रह गया। लोग लौट गए, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बाढ़ से मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। राजनीति चल रही है सहल जी, और राजनीति तो चलती ही रहेगी। और लोग, जनता जो है अपने जातीय जो मोह है उसमें बंधे रहेंगे। और यही वजह है कि बिहार में जो है एक क्रांति, एक परिवर्तन जो है बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव में कई चौंकाने वाले आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, जिस तरीके से नेताओं में, जनताओं में जो बदलता जा रहा है जो समीकरण, वो चौंकाने वाला होगा। साहिल जी, हम लोग अपने चर्चा के माध्यम से पहले ही कर देते हैं, चुनाव के तो ऐलान हो, रिजल्ट का ऐलान तो 10 नवंबर को होना है, लेकिन उसके पहले हम लोग कर देते हैं ये समीकरण जो है सभी को चौंकाने वाला होगा। क्योंकि जनता खामोश है और जनता हर एक पहलू को देखकर कर रही है। दूसरी चीज ये है कि नीतीश कुमार के प्रति सहल जी लोगों की नाराजगी पूरे का पूरा तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन लोगों के पास विकल्प नहीं है और लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं। अगर बेहतर विकल्प बिहार में होता, अगर हो जाए, तो निश्चित तौर पे पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। सहल जी, भाई, कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार से जो नाराजगी है, जो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नीतीश के खिलाफ है, 15 साल से जो है वो मुख्यमंत्री और राज कर रहे हैं, वो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक सोची साझी रणनीति के तहत जो है वो चिराग पासवान को अलग किया है और वो नीतीश के उम्मीदवारों के सामने लड़ रहे हैं। आप चिराग का क्या रोल देखते हैं, एलजेपी का क्या रोल देखते हैं बिहार के चुनाव में? बिहार के चुनाव में चूंकि रामविलास पासवान दलितों के एक बहुत बड़े नेता थे, राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय जो भी कहें, वो केंद्र में लगातार मंत्री रहे हैं, और उनके पुत्र हैं चिराग पासवान। ऐन वक्त पर चुनाव के पहले रामविलास पासवान की निधन हो जाता है, और चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका विरोध करते आए हैं, उनके नीतियों का, 7 निश्चयों का। आज भी उन्होंने कहा है कि 7 निश्चय की जांच होनी चाहिए, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। तो हम लोग बात कर रहे थे सहल जी की समीकरण क्या बदलेगा चिराग पासवान से।
तो चिराग पासवान जो है एक ही सूत्र पे चल रहे हैं कि हर हाल में उन्हें नीतीश कुमार को रोकना है। एक तरफ वो मोदी को गॉडफादर बताते हैं, दूसरे तरफ नीतीश का विरोध करते हैं, और यही वजह है कि अब एनडीए के लिए, खासकर बीजेपी के लिए गले का हड्डी साबित हो रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को डैमेज तो करेंगे, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। और आपको बता दें कि बिहार में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सभा हुआ था, जो सबसे पहला सभा, तो उन्होंने रामविलास पासवान को मित्र बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देकर अपने संबोधन की शुरुआत की। लेकिन चिराग पासवान पर उन्होंने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। और आप जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार को संट कर चिराग पासवान के जरिए कोशिशें हो रही है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं है। और नीतीश कुमार भी बहुत कच्चे खिलाड़ी नहीं है, बहुत मंझे हुए नेता हैं, बहुत समझदार हैं, तो उनको भी ये पता है कि आगे होने वाला क्या है। तो एक बार फिर हम बोले, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बिहार में एक आपको 10 तारीख के बाद एक नया समीकरण देखने को मिलेगा, और जो चौंकाने वाला होगा। जी सहल जी, इसमें क्या ये भी हो सकता है सुरेंद्र भाई कि चुनाव के बाद में ये जो कहा जाता है पलटू राम, जो नीतीश को नई उपाधि बिहार में मिली हुई है, क्या माना जाए चुनाव के बाद एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार? और क्या महागठबंधन जो है फिर से उन्हें एक्सेप्ट करेगा? जो भी नतीजे आते हैं उसके बाद अगर शक्ल बनती है तो क्या एक्सेप्ट किया जाएगा उन्हें? क्या वो पलटी मारेंगे एक बार फिर से? देखिए, चिराग पासवान लगातार आज भी बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जो है महागठबंधन से उनकी साठगांठ है, और सरकार बनाने के लिए वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। क्योंकि पत्रकारों की भाषा नहीं होती है, जो नेता बोलते हैं, जो पब्लिक बोलती है, वो हम लोग शब्दों में पिरो सकते हैं। तो चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार, और दावा है उनका कि महागठबंधन के साथ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है हर तरफ से है, जनता का विरोध भी है, कहीं महागठबंधन के नेताओं का विरोध है, कहीं नीतीश का विरोध है। और आप नीतीश कुमार के बारे में आप जानते होंगे कि वो बहुत शालीन और शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, लेकिन अभी का जो चुनाव प्रचार हो रहा है उनमें उनका जो है एग्रेसिव रूप देखने को मिल रहा है। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से कई रैली ऐसी हुई जहां पर बौखलाहट जो है वो नीतीश कुमार की नजर आई थी, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे सुरेंद्र भाई कि बिहार के चुनाव में बीजेपी का क्या रोल लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का शिकार जो नीतीश कुमार हो रहे हैं, उनके खिलाफ काफी विरोध है। क्या केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी क्या वो विरोध नजर आ रहा है बिहार में? देखिए, बिहार में बीजेपी का कोई नेतृत्व नहीं है, और बीजेपी के कोई ऐसे लीडर नहीं है जो कि जिनका आप एक भी नाम गिना दीजिए। जैसे कि बिहार में आप नीतीश कुमार का गढ़ है नालंदा, लालू का अपना वोट बैंक है, नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है। लेकिन बीजेपी के ऐसे कोई ऐसे नेता एक नाम भी जुड़ा दीजिए जिनका कि अपना वोट बैंक हो। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर चल रहे हैं। लेकिन उन्हें वो ये भूल रहे हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव नहीं है, राज्य स्तरीय चुनाव है, और दोनों जगह का मतदाताओं का टेम्परामेंट अलग अलग होता है। तो बीजेपी का नेतृत्व की कमी जो है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो रहा है। और यही वजह है कि वो नीतीश कुमार को सहल जी साथ लेकर चल रहे हैं, उनको अगुवाई करके और उनके पीछे चल रहे हैं, ताकि उनका जनाधार जो है न घसके और वो अपना जनाधार को बनाए रखे। शैलेंद्र, तरीके से बात करें बिहार के पिछले चुनाव की, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो काफी जोर में थे, उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा थी। अब जो है वो ऐसा वो जोश उनमें नहीं रहा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि रैलियों में भी जो 2014 के बाद में जो चुनाव हुए, जो नरेंद्र मोदी की जो धार नजर आती थी, वो धार बिहार चुनाव में नजर नहीं आ रही है। बात करें पहले के चुनाव की, जो इससे पहले बिहार का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस वक्त नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता चढ़कर बोल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी महागठबंधन भारी पड़ा था। तो ऐसे में अब जो है वो कई ऐसी चीजें हैं, महंगाई का मामला हो, चीन की घुसनखोरी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, तो क्या कहीं ना कहीं बिहार के जनमानस में तेजस्वी यादव ने जो एक नई बात उछाली है 10 लाख रोजगार देने की, तो ये कहीं ना कहीं अपील करेगी और नरेंद्र मोदी को भी जो है वो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? जी, नरेंद्र मोदी को पहले भी आपको बोले कि बिहार में बीजेपी का नेतृत्व कोई है नहीं,
और नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं देश के, और वो जब राष्ट्रीय चुनाव में आते हैं तो जनता, मुझे नहीं लगता है कि जनता बहुत ज्यादा तवज्जो देगी, क्योंकि वो जो है स्थानीय मुद्दे उसके लिए है। जैसे आपने कहा बेरोजगारी का मुद्दा है, आर्थिक स्थितियां हैं, कृषि का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, तमाम चीजें मुद्दा है। नरेंद्र मोदी कितने प्रभावशाली होंगे, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रीय जो है मुद्दा नहीं है, आतंकवाद हो चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, तमाम यहाँ के लोगों को चाहिए 2 जून की रोटी, रोजगार, और जो लोग जो पीड़ित हैं, जो बेघर हैं, उनको घर चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इन तमाम चीजों को आप पूरा कर देंगे तो उनमें तो राष्ट्रवाद तो आएगा ही, लेकिन भूखे पेट और फटेहाली में राष्ट्रवाद नहीं होता है। और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हो चाहे हमारे जितने भी राजनेता हों, उनका पहले दायित्व होता है कि वो जनता के बीच, आज विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है सहल जी, यही वजह है ना कि जनता के पास उनके लिए, उनकी जनता के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी का। और यही वजह है कि आज विरोध हो रहा है। वोट किसको देंगे नहीं देंगे बात की बात है, लेकिन विरोध हो रहा है, घुसने नहीं दिया जा रहा है। आप जरा सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री को अगर क्षेत्र से जनता भगा दे तो इससे बड़ी दुर्भाग्य राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या हो सकती है। तो ये संकेत आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है, और लोग को आज भी अगर बेहतर विकल्प मिल जाए तो लोग जो है वर्तमान जो स्थितियां हैं उसे निकलना चाहेंगे। जी सर। जिस तरीके से चुनाव से पहले कुछ सर्वे आए थे और उसमें तो ये बताया गया कि नीतीश कुमार जो है वो दोबारा सत्ता में आएंगे, वो जो सर्वे थे और अभी का जो मौजूदा जो ग्राउंड रिपोर्ट है, इन दोनों को आप किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अभी जो मौजूदा जो हालात है उसमें नीतीश कुमार सत्ता में आएंगे तो, लेकिन जो उनका अभी सीट है वो कमेगा, उनका वोट जो है कमेगा और उनके सीट भी कमेंगे, और वो समर्थन से आ सकते हैं। आपको बताएं कि चिराग पासवान जो है एक डैमेज करेंगे। चिराग पासवान को नुकसान फायदा हो या ना हो, लेकिन वो जदयू को नुकसान निश्चित तौर पे करते नजर आ रहे हैं। कितनी सीटों पर नुकसान कर सकते हैं चिराग पासवान, आपको क्या लगता है? चिराग पासवान लगभग 50 से 60 सीटों पर नुकसान कर सकते हैं जदयू का, यह निश्चित मान के चलिए। चाहे जितना भी वोट काट लें, और जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा सहल जी। देखिएगा कई जगहों पर तो टक्कर इतना ज्यादा है महागठबंधन में और एनडीए में कि कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा हारेगा। तो बहुत ज्यादा क्लीन स्वीप जो होता था वो नहीं होगा, और इस बार हो सकता है कि त्रिशंकु जो है बने और उसके बाद जोड़ तोड़ और एक नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा, और ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चुनाव होता है, राजनेता अपनी अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जनता को ठोक कर और उसके बाद वोटिंग करना चाहिए। वो जिसको भी मतदान करें वो अपने राज्य का भविष्य को, आने वाले पीढ़ी को भविष्य को देखकर करें, ना कि वो जातिवाद को देखकर करें। जी सुरेंद्र भाई, आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से आपने कहा कि त्रिशंकु जो है वो इस बार विधानसभा हो सकती है, इससे पहले के चुनाव में महागठबंधन के साथ में सरकार बनाई नीतीश कुमार ने, उसके बाद में फिर वो बीजेपी के पास वापस से दोबारा पाले में चले गए। जो त्रिशंकु की आप बात कर रहे हैं, क्या इस शक्ल में भी दोबारा बिहार के साथ में यही हो सकता है कि नीतीश पलटी मारकर जाएं, महागठबंधन के साथ सरकार बनाएं, उसके बाद दोबारा बीजेपी में चले जाएं? क्या इस तरह का कोई संभावनाएं आपको नजर आती है? हालांकि ये जल्दबाजी होगी ये बात करना, अभी रिजल्ट और वोटिंग सब बचा हुआ है, लेकिन जो संभावनाएं में आपको वो क्या हो सकता है इसमें? जी बिल्कुल सहल जी। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियों का रहा, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके कि चिराग पासवान बोल रहे हैं कि वो महागठबंधन के तरफ नीतीश कुमार का रुझान है, वो आरजेडी से मिले, वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। और आने वाले जो समीकरण है, अगर त्रिशंकु होता है तो ये तो सत्ता है, राजनीति है, कब कौन किसका दोस्त बन जाए, कब कौन किसका दुश्मन बन जाए कहना मुश्किल है। बस शर्त यही है कि कुर्सी बचाना है, चाहे वो तरीका कोई भी हो, किसी से भी गले मिलना पड़े। और सहल जी, ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। देखिएगा कि 1 महीना के घटनाक्रम में जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए, आज विरोध में खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात सहल जी है कि हम लोग जब डिबेट करते हैं, जब नेताओं से पूछते हैं कि भाई आप जो है कल उस पार्टी में थे, आज इस पार्टी में है, और आप लोग टीवी चैनल पर आकर
इस तरीके का बयान देते हैं, तो क्या आप लोग में अंतरात्मा नहीं है? तो उनके पास जवाब नहीं होता है कि कल को आप वही आदमी का बुराई कर रहे थे पार्टी का, आज उसी का आप बखान कर रहे हैं। तो ये बड़ा जो है हास्यास्पद जो स्थितियां हैं सहल जी, उसको कह सकते हैं। लेकिन चलना इसी में है, कहते हैं कि जिंदगी है बहाव है, चलते चलिए चलते चलिए। हाँ, हम लोगों का तक काम है लोगों तक पहुंचा देना। जी, कुल मिलाकर ये है कि जो पहले चरण का जो आज वोटिंग हुआ, जो मतदान हुआ, उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो ऐसे में आगे के जो 2 चरण जो बचे हुए हैं, बाकी के चरण, उसमें भी कहीं ना कहीं पलड़ा भारी ही नजर आएगा, ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे हमने पहले शुरुआत में जो बात की कि लालू प्रसाद यादव की कमी जो है वो खल रही है, तो तेजस्वी यादव अपनी हर एक रैली में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जनता के बीच में बोल रहे हैं कि 9 तारीख को बाहर आ जाएंगे लालू प्रसाद यादव। तो कहीं ना कहीं जनता को वो अपने पिता की, लालू प्रसाद की उन यादों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जो महागठबंधन को जो वोट मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के पास इतनी क्षमता है, चाहे इतनी वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं ये लालू यादव का जो अपना वोट बैंक है, उसके जरिए जो है महागठबंधन के जो तमाम जो पार्टियां हैं, कांग्रेस का कुछ जगहों पर वोट हो सकता है, लेकिन इस बार माई समीकरण बनाने की जो कोशिश की गई है, उसमें वो अगर सफल होते हैं तो निश्चित तौर पे आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल हम लोग को करना पड़ेगा 10 तारीख का इंतजार सहल जी, और उसके बाद देखना होगा कि राजनीति किस करवट बदलती है, किसके सर पे होता है ताज। चाहूंगा इसमें मैं बीच में रोकूंगा, जैसे माई समीकरण जो है वो हमेशा से लालू का, आरजेडी का और इनका काफी और मजबूत रहता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से पप्पू यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, ये कहीं ना कहीं माई समीकरण को भी गड़बड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सीटों पर इनका भी कहीं ना कहीं असर होगा, ऐसा लगता है। अब तो देखिएगा सहल जी की जो असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्टी है, जिससे अलायंस उपेंद्र कुशवाहा से, तो वो आरजेडी से ही टूट कर गए हैं। आरजेडी से टूट कर गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो वोट काटेंगे कुशवाहा का, तो वो आरजेडी का वोट काटेंगे। जीतन राम मांझी के हैं, वो महागठबंधन से निकल के गए हैं, वो वोट काटेंगे। लेकिन चिराग पासवान एनडीए से निकले हैं, तो वो एनडीए का वोट काटेंगे। तो यहाँ पे जो समीकरण जो है का चुनाव, निश्चित तौर पर बिहार का जो विधानसभा का जो चुनाव है, अपने आप में ये अनोखा है, बड़ा दिलचस्प है। और इसका रिजल्ट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है। आखिरी तक हम हो, आप हो, या तमाम लोगों को करना होगा इंतजार, क्योंकि जनता जो है किस करवट बैठेगी ये कहना मुश्किल है। इसका लिए 10 तारीख को लिए करना होगा हम लोग को इंतजार। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र भाई, आपने हमसे बातचीत की। तो कहीं ना कहीं जो है वो 10 नवंबर का इंतजार करना होगा हमें बिहार के परिणाम का। लेकिन जो पहले दौर का जो मतदान हुआ, उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन की बढ़त जो है वो नजर आ रही है। आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से शैलेंद्र भाई ने जो बातें बताई कि विरोध का सामना करना पड़ रहा है नीतीश के मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव की रैली में जो भीड़ मर रही है, जिसका जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, यकीनन ये बीजेपी के लिए और नीतीश के लिए जो है वो बड़ी हैरान करने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।